हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को। इसमें हम आज कांस्टेंट वॉल्यूम को स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हम कांस्टेंट प्रेशर में पढ़ चुके थे कि V अपॉन T कांस्टेंट प्रेशर में का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये आपने पढ़ा था। मीन्स V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये एक उसमें रिलेशन हमने पढ़ा। ये पहले ही हम ऑलरेडी पढ़ चुके। तो चलिए आज हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को स्टडी करते हैं। तो देखिए, जब हम इसको हीटअप करते हैं सिस्टम को, हमने पिछले प्रोसेस में देखा कि हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, चाहे क्यों बोले चाहे डेल्टा क्यों बोले, लेकिन हम इसको हीट सप्लाई करते हैं। तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है, लेकिन मूव कब करेगा? यदि पिस्टन हमारा फ्री मूव करने के लिए रखा गया हो, मींस उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस ना दिया गया हो सिलेंडर के अंदर। लेकिन एक थॉट मन में आती है कि यदि हम पिस्टन को किसी वजह से रोक दें, मींस स्टेट 2 तक जाने ही ना दें, ये जो इसकी स्टेट 2 थी इस तक जाने ही ना दें, तब प्रोसेस के अंदर क्या होगा, क्या वर्क होगा, क्या इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और कितनी हीट सप्लाई होगी, इसके बारे में एक थॉट हमारे मन में आती है। तो यदि हम पिस्टन के ऊपर एक स्टॉपर लगा दें, यहां पर पिस्टन को ऊपर जाने ही ना दें, ध्यान दीजिएगा, एक स्टॉपर लगा दिया, ये एक स्टॉपर हमने इसके अंदर लगा दिया, या आप रेजिस्टेंस कहें या ब्रेकर कहें, ये इसको ब्रेक करता है, या ऑब्स्टेकल कहें, जो मन में आए वो। बस हमारा एम क्या है? पिस्टन को यहां पर ही रोक देना, मींस स्टेट 1 पर ही रोक के रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है हमारा, वॉल्यूम वो चेंज नहीं होता, जो वॉल्यूम चेंज है वो नहीं होगा। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर क्लियर हो जाती है वो ये है कि यदि हमने ऐसा किया तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं और इसका ग्राफ देखते हैं कैसा होगा। ये है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो क्या होगा? ये हमारा स्टेट 1, ठीक है, यहां पर कोई प्रेशर होगा स्टेट 1 पर, सपोज कि प्रेशर P1 है, ठीक है। स्टेट 2, अब आप बताइए स्टेट 2, ये इसकी स्टेट 2,
ये इसकी स्टेट 2 हो गई। क्या स्टेट 1 और स्टेट 2 डिफरेंट है? नहीं, स्टेट 1 और स्टेट 2 सेम है। किस उसमें सेम है? ये इसका जो वॉल्यूम है, सपोज कि यहां पर वॉल्यूम V1 है, तो V2 स्टेट 2 पर भी इसका वॉल्यूम V1 ही रहना है। तो वॉल्यूम की टर्म्स में यदि हम देखें तो स्टेट 1 और स्टेट 2 सेम है, पिस्टन ने कोई मूवमेंट की ही नहीं, तो नो मूवमेंट ऑफ पिस्टन। क्लियर है ये चीजें? तो जो उसका ग्राफ होगा तो सेम वॉल्यूम के ऊपर ही ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं, प्रोसेस तो एग्जीक्यूट हुआ, हीट तो इसके अंदर हमने सप्लाई की, प्रेशर भी इसका राइज हुआ, और इसके साथ ही टेम्परेचर भी राइज हुआ, लेकिन वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम N की करते थे, N की वैल्यू इसके अंदर इंफिनिटी हो जाती है। कांस्टेंट प्रेशर है तो N की वैल्यू 0, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो N की वैल्यू इंफिनिटी। ये हम ऑलरेडी लेक्चर्स में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो देखिए अब क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है इस प्रोसेस में, कि P प्रोपोर्शनल टू T, जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। इस चीज की इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। और वॉल्यूम क्या है हमारा? वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, इसीलिए इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहते हैं, या आइसोकोरिक। याद रखना, आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये यहां हो जाता है कि P अपॉन T हमारा कांस्टेंट, P अपॉन T का रेशियो कांस्टेंट मींस, इसको और डिटेल में यदि हम लिखें तो P1 अपॉन T1, स्टेट 1 पे यदि हम बात करें, ये क्या दिखा रहा है, स्टेट 1 को P2 अपॉन T2 एट स्टेट 2, ये बराबर होंगे, जो रेशियो है इनका ये बराबर होगा। बराबर होगा मीन्स कोई किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इस प्रोसेस में ये चीज आपको याद रखनी है। कांस्टेंट प्रेशर में क्या था, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये हमारा कांस्टेंट है। ये आप वहां भी लिख सकते हैं, स्टेट 1 स्टेट 2, V1 अपॉन T1 स्टेट 1 की कंडीशन है, V2 अपॉन T2 स्टेट 2 की कंडीशन थी। तो चलिए ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो आप थोड़ा एनर्जी एनालिसिस कर लेते हैं इसकी। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा एनर्जी एनालिसिस कर लेते हैं। एनर्जी एनालिसिस के लिए हमने देखा था कि ये जो हमारा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W12,
और क्यू भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्यू को भी हम Q12 लिख लेंगे। एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के बारे में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, तो इसको और थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं। देखो हम धीरे धीरे चीजों को चेंज कर रहे हैं ताकि चीजें आपके माइंड में अच्छे से आ जाए। तो एक के बाद एक हम चीजों को चेंज कर रहे हैं। जैसे हमने आज क्यू को Q12 लिख दिया है, पिछले लेक्चर में हमने लिखा, बाद में शुरू में नहीं लिखा। उसका रीजन वही था कि पहले थोड़ा ऊपर ऊपर की चीजें समझ में आ जाए, एक कंसेप्ट समझ में आ जाए, डिटेलिंग में हम धीरे धीरे इसमें चलते जाएंगे। तो Q12 डेल्टा U प्लस W12 और भी ज्यादा रिफाइंड फॉर्मूला बन जाता है। तो देखिए हमें पता है कि जो W12 होता है वो तो वॉल्यूम चेंज करेगा, dV यदि होगा तो ही कोई वैल्यू हमारी आएगी इंटीग्रल की। लेकिन यदि dV ही नहीं होगा, इस प्रोसेस में कहां dV है? यदि हम dV की बात करें तो dV तो है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मींस क्या है dV? जीरो। dV इज इक्वल टू हमारा जीरो होता है। तो इस तरीके से जो हमारा W12 होगा वो भी जीरो, यानी कि वर्क इसमें हम ले नहीं सकते। इसका मतलब एक चीज है कि इस अकेले प्रोसेस का यूज करके कोई फायदा नहीं है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, अकेले का यूज करके। ठीक है ना? मींस अलोन प्रोसेस जो है ये हमारा सॉरी, ये किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी थर्मोडायनेमिक्स में तो आएगा। एक कॉम्बिनेशन के तौर पे इसका भी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका थर्मोडायनेमिक्स कोई मतलब, क्योंकि हमारा थर्मोडायनेमिक्स में एम क्या है, यही तो हमारा एम था, वो मिला नहीं। तो अलोन प्रोसेस ये कोई इंपॉर्टेंस का है नहीं। इस तरीके से कहीं कहीं हमें जरूरत होगी किसी पर्टिकुलर वजह की या पर्टिकुलर एम की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम कह लेंगे कि ठीक है भाई इसको कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो W12 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? इसको हटा देते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि W12 जीरो हो जाता है तो Q12 जो हुआ, जो हीट सप्लाई हुई है, क्या उसने इंटरनल एनर्जी को ही चेंज किया है? मींस जितनी भी हीट सप्लाई की गई उसने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को ही चेंज किया। ठीक है? मींस जो ये हमारी Q12 है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में कंज्यूम हो जाती है। तो ये भी एक एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी है, और W12 भी एक एनर्जी थी, ये भी एक एनर्जी थी। लेकिन ये एनर्जी और ये एनर्जी, इन दोनों का सम Q12 के इक्वल था, इसलिए वहां पर जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था उसमें कुछ पार्ट एनर्जी का वर्क में कन्वर्ट हो गया था और कुछ पार्ट हमारा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में कन्वर्ट हुआ था।
लेकिन यहां तो देखने को मिल रहा है कि टोटल का टोटल कन्वर्जन जो है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में ही हो रहा है, क्योंकि वर्क तो हुआ ही नहीं। तो यदि हम हीट सप्लाई को देखें तो क्या होगी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो m इंटू CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इनटू सिस्टम का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, वेरिएशन इन टेम्परेचर। इसको आपको एक चीज में ध्यान रखना है कि ये जो डेल्टा टी है इसको आप डिफरेंस के तौर पे लेना, क्योंकि कहीं कहीं जब प्रोसेस हमारे जैसे जैसे हम डीप जाएंगे तो कहीं कहीं पर ये हमें राइज की जगह फॉल भी दिखाई देगा। अभी आपको याद रखना, बस अभी सिर्फ इतना ही बताना कि राइज के साथ फॉल भी दिखाई देगा, लेकिन यहां तो राइज है तो ये हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर चेंज हुआ है। या और भी ज्यादा इसको उसमें लिखें T2 माइनस T1, ये हो जाता है हमारा। तो T2 क्या है, स्टेट 2 पर टेम्परेचर, T1 क्या है, स्टेट 1 पर टेम्परेचर। मीन्स यहां पर T1 टेम्परेचर हुआ, यहां पर T2 प्रेशर, यहां पर P1 प्रेशर, यहां पर स्टेट 2 पर P2, और वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, स्टेट 1 पर भी V1 था और स्टेट 2 पर भी V1 था। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, इसको थोड़ा डिटेलिंग भी लिख लेंगे कि डेल्टा यू ही तो हुआ है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि चेंज किस में हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा यू मीन्स इंटरनल एनर्जी में ही चेंज हुआ है। इंटरनल एनर्जी में चेंज, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है तो डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1, यही तो होता है चेंज। यदि किसी चीज में चेंज देखना है तो वो ऐसे तो देखते हैं, उनकी दोनों स्टेट से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं उन स्टेट्स को। तो इस तरीके से ये हमारा ये, तो इसको हम डेल्टा यू को भी ऐसे लिख सकते हैं, m U2 माइनस U1। ये क्या है, ये हमारे स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी चेंज, और इसमें मास की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज आ जाए। ये चीज आपको ध्यान रखनी कि इंटरनल एनर्जी को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम मेजर नहीं कर सकते। जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको हम किसी पर्टिकुलर स्टेट पर मेजर नहीं कर सकते। तो वैसे यदि देखा जाए तो U2 माइनस U1, इस पर हम इन चीजों को पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इनको मेजर ही नहीं कर सकते तो इनकी वैल्यू को भी कैसे पुट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ लिख तो हमने दिया है और होता भी है, लेकिन इनमें इन वैल्यूज को पुट नहीं किया, क्योंकि मेजर ही नहीं किया जा सकता तो कैसे करें। तो फिर इनका लिखने का रीजन क्या हुआ,
इनका रीजन हो गया है कि यदि हमारे पास में Q12 अभी हुआ, U2 माइनस U1 इक्वल हुआ है, लेकिन यदि थ्योरेटिकली हमें U1 दे दिया गया है तो U2 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चेंज तो आ सकता है ना, U2 माइनस U1 इक्वल टू कोई क्वांटिटी 12 जूल सपोज करो, ये है, इतना चेंज हुआ है। लेकिन इसको हम डिफरेंस के तौर पर ही लिखा जा सकता है। सपोज करो कोई दूसरा प्रोसेस हमारा चलता है, ये कोई प्रोसेस की लाइन है, हमने देखा कि यहां से यहां तक आने में पहले प्रोसेस यहां आता है फिर यहां जाता है। तो यहां तो टोटल हीट सप्लाई की गई, वही चेंज में काम आ गई, ठीक है। और यहां हम ऐसा प्रोसेस ले लें कि इंटरनल एनर्जी चेंज ही ना हो, तो हम इस U1 U2 के थोड़ा करीब पहुंच जाते हैं। चलो आगे देखते हैं उस चीज को कैसे क्या होगा, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी इंस्ट्रूमेंट से ये ध्यान रखना है कि इंटरनल एनर्जी को किसी भी उसकी फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ चेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को नहीं। तो आगे हम लेक्चर में जानेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में क्या होता है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।